गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर शामिंद्र सराफ है, जो मैं भरतपुर में एज अ कंसल्टिंग फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पर चूंकि टीचिंग इज माय हॉबी, तो मुझे पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट आता है, अलग अलग तरीके से पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है। इसलिए मैं भी कुछ आपके लिए एक नए चैनल की जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, जिसका नाम है द मेडिसिन मेड इजी। हम उसमें सारे के सारे मेडिसिन से रिलेटेड टॉपिक्स हम लोग एक इजी लैंग्वेज में हम डिस्कस करेंगे। नई से नई चीजें भी सीखेंगे, नई से नए वर्ड्स भी सीखेंगे, नई से नई टर्मिनोलॉजी भी सीखेंगे, नए से नए कंसेप्ट्स भी सीखेंगे, लेकिन उनको ऐसी लैंग्वेज में हम सीखेंगे सो दैट इट इज अंडरस्टैंडेबल। उसमें सारे मेडिसिन के टॉपिक्स लाइक टॉपिक्स रिलेटेड टू कार्डियोलॉजी, टॉपिक्स रिलेटेड टू गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, टॉपिक्स रिलेटेड टू द डायबिटीज, एंडोक्राइनोलॉजी, हेपेटोलॉजी, रिमेटोलॉजी, सारे टॉपिक्स हम मेडिसिन के कवर करेंगे। एंड राइट फ्रॉम द फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस हम उसकी एनाटॉमी से लेकर के, उसकी माइक्रोबायोलॉजी से लेकर के, उसके जेनेटिक्स से लेकर के, उसकी पैथोलॉजी से, उसकी फार्माकोलॉजी से जो भी टॉपिक्स आएंगे हम उसको भी इजी बनाते चले जाएंगे। तो जैसे कि जब हम किसी भी एक रेफरेंस बुक्स को पढ़ते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की बात करें, तो हम जैसे सेल्सिंगर टेक्स्ट बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा आपके पास में कि आपको समझना इतना आसान हो जाएगा, आपके कंसेप्ट्स, आपके बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर रहेंगे, तो उसको समझना आसान हो जाएगा। तो हम लोग उसी अपनी जर्नी को हम आज से शुरू करते हैं। आज हम अपने फर्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, तो इसलिए आपसे मेरा यह अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी लोगों में फैलाएं। उस नॉलेज को आप सभी लोगों में बांटें और आप अपने अपने खुद के भी कंसेप्ट्स बना करके आप अपने YouTube पे आप भी अपलोड कर सकते हैं और लोगों को मैक्सिमम नॉलेजेबल बना सकते हैं। तो आज हम अपने इस लेक्चर में हम लोग जो पहला टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द सेल साइकिल। क्योंकि सेल साइकिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हाउ द सेल अंडरगोज प्रोलिफरेशन। सेल साइकिल है क्या? सेल साइकिल इज नथिंग बट इट इज अ सेलुलर प्रोलिफरेशन। इसमें सेल्स का प्रोलिफरेशन होता है। सेल्स एक सेल से दूसरी सेल बनती है। लोग कहेंगे भाई एक सेल से दूसरी सेल बन गई, तो उसके बहुत सारे आपके पास में मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन जो सेल साइकिल में जो करेक्ट डेफिनेशन दी गई है वो यही दी गई है कि देयर इज अ सेलुलर प्रोलिफरेशन, मींस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अनदर सेल्स बट बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन ऐसा नहीं कि एक सेल को एक बीच में से काट दिया अपन ने, भाई सेल डिवाइड हो गई। नो, द सेल डिवीजन, व्हेन वी टॉक अबाउट अ सेल डिवीजन, तो वहां पर एक सीक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ प्रोसेस होते हैं, उसके थ्रू सेल डिवाइड होती है, वहां पर उसकी फेजेस होती हैं। तो इसीलिए तो हम जब सेल साइकिल की हम लोग बात करते हैं, इट इज क्लियरली डिफाइंड, जो हम अपनी तरफ डेफिनेशन में हम लोग बोलेंगे कि यस देयर इज अ सेलुलर प्रोलिफरेशन, मींस सेल्स का प्रोलिफरेशन होगा बाय सेल डिवीजन। एंड सेल डिवीजन इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस, इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, बट इट इज एन ऑर्डर्ड प्रोसेस। एक ऑर्डर प्रोसेस है, तो इसमें देयर इज अ सेलुलर प्रोलिफरेशन बाय सेल डिवीजन। अब हम उस सेल साइकिल की बात करेंगे, हम सेलुलर प्रोलिफरेशन की बात करेंगे, हम लोग सेल डिवीजन की बात करेंगे, तो उसमें आपके पास देयर आर टू इंपॉर्टेंट फेजेस। फर्स्ट इज अ गैप फेज एंड सेकंड इज अ डिवीजन फेज। हम सेल साइकिल को दो ब्रॉड क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें कि आपकी एक गैप फेज होती है और एक सेकंड होती है आपकी डिवीजन फेज। गैप फेज में सेल्स अपने आप को प्रिपेयर करती है कि डिवाइड होने के लिए। अब सेल के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, वन इज द न्यूक्लियस एंड वन इज द साइटोप्लाज्मिक पार्ट। तो उन गैप फेजेस में सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगी कि कब साइटोप्लाज्म को डिवाइड होना है, कब न्यूक्लियस को डिवाइड होना है इन द डिवीजन फेजेस। तो हम लोग बेसिकली जो सेल साइकिल है उसमें हमने दो फेजेस में डिवाइड कर रखा है, वन इज अ गैप फेज एंड वन इज अ डिवीजन फेज। गैप फेज हमारे पास दो क्लासेस में डिवाइड है, हमारे पास इज अ G1 फेज एंड अ G2 फेज, और डिवीजन फेज भी हमारे पास दो हैं, वन इज अ सिंथेटिक फेज एंड वन इज अ माइटोटिक फेज। तो जो गैप फेज है, अब आप इस कंप्लीट साइकिल को देखें, जस्ट लुक एट द कंप्लीट साइकिल हियर। दिस इज अ गैप 1 फेज, G1 फेज, दिस इज अ गैप 1। इसमें भी सेल को अपने आप को प्रिपेयर करना है कि वो एक डिवीजन फेज में जाए। डिवीजन फेज में कौन से में? एस फेज में जाएगी। फिर उसके बाद फिर एक गैप आएगा, वहां पर फिर सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगी, जिससे कि फिर माइटोटिक फेज में जाएगी। तो नाउ यू कैन सी द G1 and the cell enters into the S phase and then it goes to the G2 phase and then it again comes into the M phase and then it again goes to the G1 phase. This is a complete cell cycle. There is a gap 1 G1, then followed by a synthetic phase, then it is followed by the gap 2 phase and then it is followed by the mitotic phase. This is a complete cell cycle. Now just listen, just go through it कि कभी-कभी क्या होता है कि जो gap 1 होता है,
गैप 1 में कभी कभी सेल गैप 0 में चली जाती है। गैप 0 में मीन सेल बिकम साइलेंट। वो प्रिपरेटरी फेज से वो एक साइलेंट फेज में चली जाती है और सेल अभी डिवाइड होने के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है। देयर इज नो गैप, बट द सेल गोज इनटू द साइलेंट फेज। दिस इज नोन एज द फेज ऑफ सेनेसेंस। अब हम फिर से आते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू द टू, द गैप फेज, डिवीजन फेज, द गैप 1। अब हम गैप 1 की बात करते हैं हम लोग। तो जो गैप 1 होता है इसमें देयर इज अ इंक्रीज इन द सेलुलर साइज। वहां पर क्या होता है कि आपके पास सेल के साइज का इंक्रीज होता है। द सेकंड वन इज द सिंथेटिक फेज, जहां पर डीएनए की डबलिंग होती है। देयर इज अ डबलिंग ऑफ डीएनए, मतलब वहां पर न्यूक्लियर डिवीजन होता है। देन इट इज फॉलोड बाय द G2 फेज। G2 फेज में वो इस तरह की प्रिपरेशन है कि भाई जो G1 फेज में जितनी भी प्रिपरेशन हुई है और S फेज में जो कि न्यूक्लियस का जो डिवीजन हुआ है, जो कि डीएनए का डिवीजन हुआ है, क्या वो सही हुआ है? वो इस G2 फेज में उन सारी कमियों को दूर किया जाएगा। एंड देन आफ्टर दैट जब ऑलरेडी इंक्रीज इन द सेल साइज हो गया, डबलिंग ऑफ डीएनए हो गया, G2 में हमने ये देख लिया कि आपके पास में कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं रही है। उस गलतियों को चेक करने के बाद में then the cell cycle gets enter into the M phase. This is known as the mitotic phase in which the cell undergoes the division. और सेल के दो हिस्से हो जाते हैं। दो हिस्से होने के बाद फिर जो सेल्स होंगी, अगेन it enters into the G1 phase. Again there is an increase in the cellular size. Again there is a synthetic phase, the doubling of the DNA. Then goes to the G2 phase, means all the correction of abnormalities, whatever the abnormalities have taken in these two processes, and then it again goes to the M phase. So this cycle happens. And I told you in the beginning, sometimes the cell from the G1 goes to the G0, that is known as the quiescent phase or a senescence phase, और उसमें जाकर के cell becomes silent. और कभी-कभी ऐसा होता है कि cell never undergoes division. In that case, that quiescent phase is known as senescence phase. Quiescent means cell has become silent, but if the cell becomes permanently silent, it is known as the phase of senescence. So now, let us see. Again हम recall करते हैं. Gap 1, division phase. The gap 1 goes to the S phase, goes to the G2 phase, goes to the M phase. Sometimes from the G1, the cell enters into the G0 phase. अब देखिए, अब हम इस सेल साइकिल की बात करते हैं तो there are important two checkpoints. First, when the cell enters from the G1 to the S phase, this is the important checkpoint. And the second one, when from gap 2, when the cell enters from G2 to the M phase. So one is G1 to the S checkpoint and one is G2 to the M checkpoint. G1 से S में क्या होता है कि भाई आपके पास साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स प्रॉपर हैं कि नहीं है आपके पास में, कि हाँ भाई अब नाउ द डीएनए इज गोइंग टू बी डिवाइडेड। तो उस चेक पॉइंट को क्रॉस करके अगर वो सारी चीजें सही हैं तभी जाकर के द सेल विल एंटर इनटू द एस फेज। इन द सेकंड फेज, द G2 टू द M फेज वो चेक पॉइंट है जहां पर हमें ये पता पड़ेगा कि जो भी आपकी प्रिपरेशन G1 फेज में हुई है और S फेज जहां पर भी आपका डीएनए आपका डिवाइड हुआ है, क्या वो सही तरीके से डिवाइड हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एबनॉर्मल डीएनए बन जाते हैं, क्या वो डीएनए नॉर्मल है कि नहीं, क्योंकि एबनॉर्मल डीएनए कभी कभी ऐसे होते हैं कि आपके पास में वो लगातार डिवाइड होते रहते हैं, वो सेल साइकिल से बाहर निकल जाते हैं, वो इस तरह के चेक पॉइंट्स को बिल्कुल भी नहीं रहते, मतलब वो टोल टैक्स बिल्कुल भी नहीं देते हैं अपना, और बिना टोल टैक्स दिए हुए वो अपनी लंबी दूरी तय करते हैं एंड द सेल अंडरगोस द मैलिग्नेंट फॉर्मेशन। तो उसमें द सेल हैज बिकम मैलिग्नेंट, वो मैलिग्नेंसी की तरफ बढ़ती है कि भाई अगर कोई भी सेल अंडरगोस डिवीजन अक्रॉस, अगर ये इन सारे के सारे चेक पॉइंट्स को भूल करके अगर सेल अंडरगोस प्रोलिफरेशन, then there is an abnormal proliferation and cell undergoes neoplastic transformation. तो इस सेल साइकिल का पढ़ाने का आज मेरा ये मतलब है कि सेल आपका नियोप्लेसिया में नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, जब इन चेक पॉइंट्स में कोई ना कोई डिफिकल्टी होगी। तो ये जो हमारे पास जो टोल टैक्स जहां पर हमें पे करना पड़ रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी चैनल्स हैं जो कि आपके रेगुलेट होते हैं साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। ये जो हमारे पास जो साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हैं हमारे पास में, ये हमारे पास टोल टैक्स है कि जब ये आपके पास में एक पर्टिकुलर आपको उस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, उस कैटलिस्ट की तरह उस रिएक्शन को जब कंप्लीट करके जब वो ये कहेंगे कि हाँ यस व्हाटएवर द इंक्रीज इन द सेल साइज इज प्रॉपर, यस यू कैन गो इनटू द एस फेज। ये जब हमारे पास जो हमारा सेकंड चेक पॉइंट जब कहेगा कि डीएनए आपका नॉर्मल है, डीएनए एबनॉर्मल नहीं है, और जो आपके साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस है और साइक्लिन्स है वो कह देंगे कि हाँ यस या द डीएनए इज प्रॉपर,
now there is a catalyzation of this reaction, तो उसके बाद now the G2 can enter into the M phase. तो हमारे पास में अगर हम ये बात करें कि अगर G1 to the S checkpoint that is mainly mediated by the cyclin D and cyclin dependent kinase 4, that is an important multiple choice answer question कि आपके पास ये पूछा जाता है कि G1 to the S point ये किसका, ये इंपॉर्टेंट जो चेक पॉइंट है ये किसके द्वारा मीडिएट किया जाता है, that is mediated by the cyclin D and cyclin dependent kinase 4. Similarly the G2 to the M checkpoint है वो आपके पास में किसके लिए, कौन से साइक्लिन्स और कौन से साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस पे डिपेंडेंट है, वो साइक्लिन ए और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 2. तो इनसे ये हेल्प करके G2 आपका M फेज में पहुंचा दिया जाता है. अब जो आपके पास में अगर हम लोग अगर इनकी और अगर हम डेप्थ में जाएं, अगर हम इन दोनों की डेप्थ में जाएं कि एटलीस्ट ये कैटलिस्ट करते क्या है कि भाई G2 से M फेज में या G1 से S फेज में वो कैसे पहुंचेगा, तो भाई ये जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस और साइक्लिन्स हैं ये क्या करते हैं, जो हमारे पास में जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होगा उसका फॉस्फोराइलेशन करते हैं. तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जीन है दैट इज रेटिनोब्लास्टोमा जीन. रेटिनोब्लास्टोमा जीन का फॉस्फोराइलेशन करेंगे G1 से S चेक पॉइंट में और G2 से M पॉइंट में जिसका फॉस्फोराइलेशन होता है दैट इज FOX1 जीन. तो बेसिकली इनका जो काम होता है साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस का कि वो उन सारे के सारे जितने भी आपके ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं उनको फॉस्फोराइलेट करना, जिसकी वजह से फॉस्फोराइलेशन होगा. देयर इज अ ट्रांसक्रिप्शन, देयर इज अ फॉस्फोराइलेशन ऑफ दीस ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स. इसकी वजह से सेल साइकिल आपकी आगे बढ़ती है. देयर इज अ मोर प्रोटीन सिंथेसिस बिकॉज़ वी नीड अ प्रोटीन्स, क्योंकि चाहे न्यूक्लियर डिवीजन के लिए लो चाहे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के लिए लो हमें वी नीड अ प्रोटीन्स. तो उस प्रोटीन्स का जब तक ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तब तक सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी. तो G1 टू द S चेक पॉइंट है जो कि साइक्लिन 4 और साइक्लिन D की वजह से हो रहा है. देयर इज अ फॉस्फोराइलेशन ऑफ द रेटिनोब्लास्टोमा जीन एंड इन द G2 टू द M पॉइंट देयर इज अ that is mediated by the cyclin A and cyclin dependent kinase 2. तो these are the important checkpoint जिसमें कि आपके पास FOX जीन जो है उसका फॉस्फोराइलेशन होता है. तो this is the molecular genetics. तो molecular genetics क्या कहेगी कि आपके पास में in the checkpoint G1 to the S there is a phosphorylation of the retinoblastoma gene and in the G2 to the M checkpoint there is a phosphorylation of the FOX proteins. So these are the important checkpoints. So now let us see here in this complete cell cycle we have seen in the nutshell. एक summarize करते हैं हम लोग को कि जो cell cycle होती है that is having the two phases, the gap phase and the division phase. The gap phase we have the two gap phases, the G1 and the G2. Division phase is a S phase and a M phase. S phase means there is a synthesis of the DNA. Mitosis phase means there is a division of the cytoplasm here. In the G1 there is an increase in the cellular size. In the S phase there is a increase in the DNA synthesis. And in the G2 phase it checks whether the DNA whatever the DNA is being formed in the synthetic phase is okay or not. And in the M phase there is a division of the cytoplasm. Sometimes the cell goes from the G1 phase to the 0 phase, that is known as the quiescent phase. If it goes into the permanent silence, that is known as the senescence phase. And if the cell can again re-enter into the G1 phase and then it completes the cell cycle. We have the two important checkpoints, that is G1 to the S and G2 to the M. The G1 to the S that is mediated by the cyclin D and the cyclin dependent kinase 4, and the G2 to the M phase which checks whatever the DNA which has been formed in the synthetic phase is right or wrong. So it is mediated by the cyclin dependent kinase 2 and cyclin A. So these are the important checkpoints. And why there is a neoplastic transformation of the cells when the cell bypasses these checkpoints. And when there is a bypass of these checkpoints means when there is a problem in these retinoblastoma genes or the FOX genes. So when we will be discussing about the genetics in the further classes, then I will tell you what are the tumor oncogenes, what are the tumor suppressor genes. So in that case we will learn, yes, these are the tumor suppressor genes, these are the oncogenes. So these we will be discussing. Okay, so in this lecture we have just talked about the cellular cycle, we have talked about the gap phases, we have talked about the synthetic phases, we have talked about the checkpoints. And these checkpoints will help us in understanding the oncogenes, neoplastic transformation of our cells and the tumor suppression genes, and that will be covered in the next lecture.
थैंक यू। आपको आज का लेक्चर एक कैसा लगा? आप उसको अब टेक्स्ट बुक आप अपनी जितनी, चाहे रॉबिन्स पैथोलॉजी है, चाहे टेक्स्ट बुक ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी है, या आपके पास फिजियोलॉजी की आपके पास टेक्स्ट बुक है, आप इनको जब पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक्स बहुत आसान लगेंगे आपको कि ट्यूमर सप्रेशर जीन्स क्या होते हैं हमारे पास ऑन्कोजीन्स हमारे पास क्या होते हैं, व्हाट आर द चेक पॉइंट्स, व्हाट इज द सेलुलर साइकिल, क्योंकि यही हमें आगे की पैथोलॉजी और उसकी मेडिसिन समझने में हमें हेल्प करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।